दिखाओ। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, which of the following is slash are cited by the scientists as evidence slash evidences for the continued expansion of the universe. Number 1, detection of microwave. Number 2, observation of redshift phenomena. आवाज आ रही है? redshift phenomena. Number 3, movement of asteroids in space. Number 4, occurrence of supernova explosions. In space. सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जब एक स्टार एक्सप्लोड हो जाता है, उसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। जब स्टार पर आएंगे वहां पर पड़ेंगे। इनकी कॉम्बिनेशन बताइए कौन सा करेक्ट है? हाँ, 1 and 2। ये माइक्रोवेव कौन सा है? CMDR। और ये दूसरा रेडशिफ्ट फिनोमेना। ये भी करेक्ट, इसके साथ कुछ भी नहीं, 1 and 2। चलिए आगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट। जो अभी तक हमने पढ़ा उसी पर मैं फर्दर बिल्ड कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। Concept of zero, matter, antimatter, asymmetry. Matter, antimatter, asymmetry. Concept of zero. Pay attention. This is a field in physics, in cosmology, जो अभी भी थोड़ा ऐसा एरिया है जो ग्रे एरिया है। वी हैव नो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बताता हूँ, फिर इस पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या है? इमेजिन करिए आप, ये खुद से लिख लेना। मैं जितना लिखाऊंगा वो मैं डिक्टेट करूंगा, बाकी ये खुद से लिख लेना। देखिए, जब हम जीरो की बात करते हैं, मैं जीरो यहां से लिख सकता हूं और इसको इक्वल करके क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जीरो इज इक्वल टू +1 -1? कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, बिकॉज आप +1 -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो बराबर जीरो के। तो जनरली अगर ऐसा कुछ होता तो हमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई पहले जीरो था बाद में जीरो ही बना, है ना। +1 है -1 है, एक कॉम्बिनेशन हमें जीरो ही देगा। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी। लेकिन दिक्कत तब आएगी अगर मैं आपको ये कहूं
कि 0 से मैंने +1 निकाला। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन फिजिक्स कि यूनिवर्स बेसिकली क्या थी। अब मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। मैंने आपको उस वक्त क्या बोला? सिंगुलैरिटी। यहां से आपकी कायनात वजूद में आई। तो सिंगुलैरिटी बेसिकली क्या है? सिंगुलैरिटी मैंने उसमें कहा था आपको, इट इज इनफिनिट मास। इट इज इनफिनिट मास इन एन infinitely small volume. It is infinite mass in an infinitely small volume. Classic NCERT definition, class 11 geography. Same definition दिया है। Infinite mass in an infinitely small volume. कायनात का सारा mass concentrated at a point which is infinitely small. Now see, जब हम infinitely small की बात करते हैं, what do I mean by that? For example, I have this pen. मैं इसके 1000 टुकड़े करूंगा, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये अभी छोटा सा टुकड़ा बचा। इसके भी मैं और 1000 टुकड़े करूंगा, तो अब छोटा सा ये हिस्सा बचा। अब इसके भी टुकड़े करूंगा, वो इतना सा छोटा सा जो चीज़ है वो भी इन्फिनिटली स्मॉल नहीं है, उसका भी कोई डायमेंशन है। फिर हम और अंदर जाएंगे और उसको इन्फिनिटली छोटा करेंगे। जब आप किसी चीज़ को इन्फिनिटली छोटा करते हो, वहाँ क्या बचता है? लिटरली कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है? तो सिंगुलैरिटी बेसिकली क्या है? देयर आर साइंटिस्ट हु से दैट बेसिकली इट इज नथिंग, कुछ था ही नहीं, और नथिंगनेस से समथिंग बाहर आया। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स, हाउ कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग? अब देयर इज अ आंसर टू दिस। एक आंसर है कि हम कह सकते हैं कि सिंगुलैरिटी से पहले देयर वाज नथिंग, देयर इज जीरो, और जीरो से समथिंग बाहर आया। लेकिन ये समथिंग अगर 0 +1 -1 होता तो हम बैलेंस आउट इसको कर सकते थे कि हाँ, हम कंसिडर तो करते हैं कि कायनात से पहले कुछ भी नहीं था, तो 0 था, और कायनात के बनने के बाद +1 -1 अगर बनता तो ये वापस से 0 में तब्दील हो जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि कायनात में 0 से +1 ही आया है, -1 नहीं आया। अब ये +1 -1 है क्या? देखिए, अब जब यूनिवर्स बनी और बिग बैंग हुआ, उस वक्त होना ये चाहिए था कि मैटर और एंटी मैटर बराबर प्रोपोर्शन में बनना चाहिए था, बराबर प्रोपोर्शन में। अब आप बोलेंगे सर मैटर एंटी मैटर क्या है? मैटर एंटी मैटर है ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे हमारे पास मैटर के काफी सारे पार्टिकल्स है। मैं एक पार्टिकल की एग्जाम दूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसी का एक एंटी पार्टिकल है जिसको हम एंटी मैटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है, पर उसका चार्ज अलग है। मास एग्जैक्टली सेम, पर चार्ज बिल्कुल अलग। और जब मैटर का पार्टिकल और एंटी मैटर का पार्टिकल मिलते हैं, दे एनहाइलेट ईच अदर, आपस में खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग बट एनर्जी। लेफ्ट ओवर एनर्जी कहते हैं इसको। तो जब मैटर का आपके पास कोई क्वांटम है, यहां से आपके पास एंटी मैटर है, जब ये कंबाइन करते हैं तो खत्म हो जाते हैं, दे एनहाइलेट ईच अदर। तो आपके पास पहले क्या था? 0, कुछ भी नहीं। लेकिन 0 से अगर मैटर और एंटी मैटर बराबर प्रोपोर्शन में बनता तो ये दोनों आपस में क्या करते थे? एक दूसरे को एनहाइलेट, और एनहाइलेट करके वापस क्या बनता? हमें 0 ही मिलता। समझ आ रहा है? लेकिन दिक्कत ये है, अगर मेरे पास लेट्स अज्यूम 10 किलो का मैटर है, मेरे पास एंटी मैटर भी कितना होना चाहिए था? 10 किलो का एंटी मैटर होना चाहिए था, तभी जाके ये बराबर प्रोपोर्शन में एक दूसरे को एनहाइलेट कर पाते। लेकिन हमने क्या देखा कि यूनिवर्स के बाद, जब बिग बैंग के बाद यूनिवर्स वजूद में आई, और आज जब आप यूनिवर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, यूनिवर्स इज एंटायरली मेड अप ऑफ मैटर। वी डू नॉट हैव एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। हल्का टाइनी ट्रेस है एंटी मैटर का, ऐसे किसी ब्लैक होल के अराउंड या किसी कॉस्मिक रे के पास में बिल्कुल टाइनी ट्रेस है। मोस्टली यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, एंटी मैटर है ही नहीं। इसका मतलब 0 से आपको क्या मिला? +1 -1 है ही नहीं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? 0 से +1 कैसे मिल सकता है? नथिंगनेस से समथिंग कैसे आ सकता है? दैट इज अ बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन साइंस, इन फिजिक्स पर्टिकुलरली, कि भाई 0 से आपका, नथिंगनेस से आपका मैटर कैसे आया? अगर मैटर आना था तो साथ में क्या आना चाहिए था? एंटी मैटर भी आना चाहिए था, जो कि है नहीं। अब एंटी मैटर हमने बनाया है, खुद से हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास वी हैव लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पर सर्न एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत एंटी मैटर बनाया है। मगर आज भी 99.99999% ऑफ द यूनिवर्स इज मैटर ओनली।
मैटर मतलब क्या, आपका स्टार, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, ये सब कुछ इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, वी डू नॉट हैव एंटी मैटर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था साइंस में, उन्होंने बेसिकली एक हाइपोथेसिस दिया, बोला कि इसका एक सोल्यूशन बन सकता है कि हमें समझ आ सकता है ये 0 से +1 कहाँ से निकल गया, और दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर हाइपोथेसिस। मिरर हाइपोथेसिस, इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, मैं एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं आपको। मिरर हाइपोथेसिस ने क्या कहा, उसने कहा देखिए जब बिग बैंग हो रहा था, बिग बैंग के तुरंत होने से एक यूनिवर्स यहां से निकली विच वॉज एंटायरली मेड अप ऑफ मैटर, और एक यूनिवर्स अपोजिट साइड से निकली विच वॉज एंटायरली मेड अप ऑफ एंटी मैटर। तो वी हैव अ यूनिवर्स विद मैटर एंड अ यूनिवर्स विद एंटी मैटर। तो ये दोनों एक दूसरे को एनाहिलेट करके वापस हमें 0 दे सकते हैं। समझा? नाउ जी, तो एनर्जी पहले भी थी ना, बिग बैंग से पहले भी एनर्जी थी। नथिंगनेस इज नॉट प्रिसाइसली देयर वाज नथिंग, इसको आप कहते हैं ना, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ समथिंग। बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं नथिंगनेस इज एब्सेंस ऑफ समथिंग, है ना, पर इस डेफिनेशन में व्हेन यू टॉक अबाउट द बिग बैंग सिंगुलैरिटी, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ समथिंग, देयर वाज क्वांटम एनर्जी, वो पहले से थी, ठीक है ना, उसी से बिग बैंग हुआ। तो पॉइंट मेरा ये है कि हमारी यूनिवर्स तो मैटर वाली है, क्या ऐसी कोई यूनिवर्स है विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ एंटी मैटर? अगर ऐसी कोई यूनिवर्स होगी तो वहां के स्टार्स, वहां के गैलेक्सीज, वहां का सब कुछ जो भी होगा वो किस चीज का बना होगा? एंटी मैटर का। पार्टिकल सेम ही होंगे, हमारी पार्टिकल होंगे, मगर चार्ज अपोजिट। अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन है वहां पॉजिट्रॉन होगा, हमारे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉइंट यहां पर ये है, वेदर दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट्स और नॉट वी कैन नॉट से, बिकॉज ये प्रूव करने के लिए आपको यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस नाउ। इसी को हम कहते हैं मिरर हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शीशे पे अपनी शक्ल देखते हैं, यहाँ से आपकी शक्ल है, वहाँ से उसकी शक्ल है, ठीक है ना, तो बराबर आपको मिरर कर रहा है वो। फर्क सिर्फ एक है, आप पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, दैट्स इट। समझ आ रहा है? लिखिए। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, राइट ऑन। एंटी मैटर की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज फ्यूचर में कहा यह जा रहा है कि अगर हम एंटी मैटर को हार्नेस कर ले, देखो मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, फिर जी कैसे बन सकता है मैटर बिना एंटी मैटर के? फील्ड से जो पहले था एनर्जी से जी, तो उस एनर्जी से आपके मैटर जो तब्दील हुआ, मैटर जो बनना था वो दो टाइप का मैटर बनना था, मैटर एंटी मैटर दोनों बनना था। हाउ डू यू बैलेंस दैट? तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ 0 तो वही बोल रहा है, व्हेन यू डू नॉट हैव मैटर, है ना, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, सो वो जो एनर्जी है दैट्स नॉट द एनर्जी इन अ सेंस दैट्स नॉट द एनर्जी जो आज आपको यूनिवर्स में मिल रही है। यस, क्वांटम फील्ड से, तो आपको वही वापस चाहिए ना। आप मैटर से कैसे वापस वो, यू क्रिएट मैटर, लेट्स सपोज यू सब्ट्रैक्ट मैटर फ्रॉम द यूनिवर्स, हाउ डू यू क्रिएट दैट क्वांटम फील्ड बैक? यू कैन नॉट अनलेस यू डोंट हैव एंटी मैटर। तो टू बैलेंस आउट द इक्वेशन एंटी मैटर का होना जरूरी है, तब आप जाके वापस 0 पे जा सकते हो। देखिए, मैटर एंड एंटी मैटर हैव इक्वल मास, मैटर एंड एंटी मैटर हैव इक्वल मास, but opposite charge, but opposite charge. For example, electron and positron. For example, electron and positron. If matter and antimatter are created, if matter and antimatter are created and destroyed, created and destroyed together, created and destroyed together, the universe should contain, the universe should contain nothing but leftover energy,
universe should contain nothing but leftover energy. When matter and antimatter come into contact, when matter and antimatter come into contact, they annihilate each other. They annihilate each other and produce vast amounts of energy. Produce vast amounts of energy. Theoretically, when the universe was formed, there should have been equal amounts. There should have been equal amounts of matter and antimatter. Equal amounts of matter and antimatter. However, our universe consists primarily of matter. Primarily of matter. For reasons, next point, for reasons unknown to physicists, very little antimatter exists. Very little antimatter exists in our universe. This apparent asymmetry of matter and antimatter is one of the greatest unsolved mysteries in physics. There is also research into whether there exist other places which are almost entirely made up of antimatter. For example, matter antimatter on both sides of the universe. For example, matter antimatter on both sides of the universe. That is the mirror hypothesis. Mirror hypothesis. Now see, एक और पॉइंट है इसमें, एक आखिरी पॉइंट, दैट इज कि हम फ्यूचर में अगर एंटीमैटर अच्छी क्वांटिटी में बना ले, हम बना सकते हैं एंटीमैटर, ऐसी कोई तूफान नहीं है ये, मगर दिक्कत ये है एंटीमैटर बनाने में जितना हमें खर्चा पड़ता है या जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है इसको बनाने में, उतना हमें इनके रिएक्शन से नहीं मिलता। यानी जितना आपका इनपुट है उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता।
फ्यूचर में हम कहते हैं कि भाई अगर हम सफिशिएंटली कम एनर्जी पे सफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी एंटी मैटर बना सके, तो फ्यूचर में साइंस फिक्शन है, ये मूवीज़ में होता है, जैसे वो स्टार वॉर्स टाइप की मूवीज़ में, कि वो मैटर एंटी मैटर इंजन बनाएंगे कुछ, जिसमें मैटर एंटी मैटर के एनहाइलेशन से प्रोपल्शन होगा स्पेसशिप्स का, कि यहाँ से मैटर लग रहा है, ऐसे एंटी मैटर लग रहा है, वो जब मिलेंगे तो इनहाइलेशन होगा, नीचे से थ्रस्ट मिलेगा, आपका स्पेसशिप ऊपर उठेगा। तो उसको हम कहते हैं कि फ्यूचर का फ्यूल बन सकता है आपका एंटी मैटर। उसके लिए आपको सिंपल मैटर जो कि भारी मात्रा में है हमारी यूनिवर्स में, और यहाँ से एंटी मैटर जो बनाना पड़ेगा, इनके इनहाइलेशन से आप फ्यूचर के स्पेसशिप्स को प्रोपेल कर पाएंगे। पर वो साइंस फिक्शन है बेसिकली। राइट डाउन, इफ एंटी मैटर can be produced artificially, if antimatter can be produced artificially and controlled, comma, the matter antimatter reaction can be used to provide vast amounts of energy and can propel the spaceships of the future. Spaceships of the future. As of now, it is expensive to produce antimatter. By current technology. Tiny amounts of antimatter can be produced in particle accelerators. Like LHC, like Large Hadron Collider. Like LHC, Large Hadron Collider. अब ये बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, जैसे LHC है, 27 किलोमीटर का इसका सर्कमफ्रेंस है। तो हमने बेसिकली ऐसे ट्यूब्स बनाए, इनमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को लाइक प्रोटॉन्स को बड़े हाई स्पीड पे, नियर द स्पीड ऑफ लाइट, बड़े हाई स्पीड पे घुमाते हैं और आपस में टकराते हैं, और वहाँ पर ये एंटीमैटर हमने बनाया हुआ है। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे ये पार्टिकल को घुमाने के लिए और टकराने के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी बनाई जा रही है, इसको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर कौन है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यहाँ पर ही सारा का सारा रिसर्च हुआ है। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है WZ बोसॉन्स को ढूंढने में, गॉड पार्टिकल ढूंढने में। ये सारे काम LHC ने ही किए हैं। तो LHC देखेंगे बाद में जब मैं आपको एक्सेलरेटर पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए एक न्यूज़ लिखिए, सबडिंग न्यूज़ जी। मैटर ही होता है ये बेसिकली विद अपोजिट चार्ज जी, मैटर ही होता है ये। नेक्स्ट लिखिए, ब्रूकहेवन नेशनल लेबोरेटरी। ये करंट में डालिए, ब्रूकहेवन नेशनल लेबोरेटरी। Brookhaven National Laboratory. This was mentioned in the news कि भाई यहाँ पर Brookhaven National Laboratory है एक, जहाँ पर बेसिकली रिसर्च होता है ऑन मैटर एंटीमैटर एसिमेट्री। एसिमेट्री क्यों है, एंटीमैटर को स्टडी करना है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी नहीं है नेशनल लेबोरेटरी, ये अमेरिका की नेशनल लेबोरेटरी है।
लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वहाँ पर अच्छे खासे इंडियन साइंटिस्ट्स भी है जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं. सो दिस वॉज इन न्यूज़. राइट डाउन. Is a US Department of Energy is a US Department of Energy laboratory. US Department of Energy laboratory located in New York. Located in New York. It performs advanced fundamental research in physics, advanced fundamental research in physics, to gain deeper understanding, deeper understanding of matter, antimatter, space and time, Many Indian scientists are also working there as understanding antimatter provides crucial insights into the evolution of the universe. Crucial insights into the evolution of the universe. लिखा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक. अब थोड़ा इसको डिटेल में लेंगे हम. अभी तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही हो सकता है, डार्क मैटर. एंड डार्क एनर्जी. अब देखिए, पहले मैं डार्क मैटर डार्क एनर्जी बताऊंगा, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड मॉडल समझ आएगा ऑफ कॉस्मोलॉजी जिसमें ये दोनों इस्तेमाल होते हैं. पहले एक एक करके देखेंगे. डार्क मैटर मैं समझाऊंगा, पहले मैं सारा लिखाऊंगा, जस्ट पे अटेंशन, कोई लिखने की जरूरत नहीं है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डार्क मैटर. देखिए, बड़ा क्रूशल है ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये वही कॉन्सेप्ट है जिससे हमें लेंसिंग समझ आएगा, रिंग्स समझ आएंगी, ग्रेविटेशन कैसे काम करती है, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, ये सब कुछ हमें इसी टॉपिक से निकलेगा. बाद में हम इस पर आएंगे, ये थोड़ा छोटा है इससे, बिकॉज एनर्जी के बारे में तो कुछ हमें खास आइडिया है नहीं, ये बड़ा हिडन है थोड़ा बहुत. बिल्कुल इसका हमें अच्छा खासा फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कंपेयर टू डार्क एनर्जी. देखिए, डार्क मैटर क्या है. बेसिकली जब हम मैटर की बात करते हैं तो हमें पता है ये किससे बना है. एटम्स, इसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे ये बनता है. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके, डार्क मैटर की. पहली बात तो ये है, डार्क मैटर बाय वर्ड ही हमें समझ आ रहा है, ये भी मैटर ही है, मैटर की तरह ही बिहेव करता है, मगर ये क्या है, डार्क. डार्क का मतलब हो गया दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देने का मतलब हो गया इंटरैक्ट नहीं करता, हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं करता, हमें नज़र नहीं आता ये, मगर मैटर है वहाँ, हमें पता है. लेट्स सपोज मैं यूनिवर्स को देख रहा हूँ, यहाँ से एज एन ऑब्जर्वर मैं यूनिवर्स को देख रहा हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर डार्क मैटर है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब वो दिखेगा नहीं आपको, इट विल बी डार्क रीजन, मगर उसका इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको. अब आप बोलेंगे सर कैसे, बिकॉज मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि मैटर बेसिकली जब मास क्रिएट करेगा उसकी वजह से ग्रेविटी आती है. क्या आती है, ग्रेविटेशन.
इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल ऐसे ही ये भी क्या है, मैटर, तो ये भी क्या दिखाता है, ग्रेविटी दिखाता है। तो डार्क मैटर को अगर आपको समझना है और अंडरस्टैंड करना है कि डार्क मैटर है कहाँ पर, आपको एक ही टूल ऊपर वाले ने दिया है। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड लोकेट डार्क मैटर बाय वे ऑफ ग्रेविटेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन से समझ आता है डार्क मैटर कहाँ पर है। कैसे, मैं बताऊंगा अभी। ग्रेविटेशन इज द ओनली टूल यू कैन अंडरस्टैंड कि डार्क मैटर है कहाँ। यू डू नॉट हैव एनी अदर टूल बियॉन्ड ग्रेविटेशन, इट्स द ओनली टूल। तो हम कह सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन आया कि अगर हमें बताना है कि डार्क मैटर हमारे साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, सो द ओनली वन टूल इट इंटरैक्ट्स विद नॉर्मल मैटर इज थ्रू ग्रेविटेशन। हम किस में आते हैं, हम आते हैं नॉर्मल मैटर में। हम आते हैं नॉर्मल मैटर में, जो ऑर्डिनरी मैटर है, जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से बनता है। हम सारा, हम स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब का सब आपका नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर के साथ डार्क मैटर कैसे इंटरैक्ट करता है, थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द ओनली टूल जिससे हम डार्क मैटर स्टडी करते हैं। देखिए, अब डार्क मैटर के बारे में, अब अगर आप बोलेंगे सर आपने अभी बोला ये मैटर है तो इसका भी अपना एक मास है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब मैटर की बात करते हैं, सब कुछ किससे बने हैं, एटम से। और एटम्स के अंदर जब हम असल में देखते हैं कि वजन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, असल वजन किसका है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास है एटॉमिक मास। उसके बाद आपका मास बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसी की वजह से ग्रेविटेशन आती है। जब आपका मास क्रिएट होगा, मास से ही क्या आती है, ग्रेविटेशन। मास से ग्रेविटेशन आती है, ये समझ रहे हैं आपको। अब पॉइंट यहां पर ये है सर, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से मास डेवलप हुआ और आपको ग्रेविटेशन हुई, वैसे ही आपका डार्क मैटर भी है। तो डार्क मैटर में भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, जिसकी वजह से क्या मिल रही है हमें, ग्रेविटेशन। अब सवाल है सर क्या ये भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना है? मैंने आपको पहले ही कहा डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के पार्टिकल से नहीं बना है। फिर आप बोलेंगे सर फिर कौन सा पोटेंशियल पार्टिकल है ऐसा जो डार्क मैटर बना रहा है? हमें डार्क मैटर के पार्टिकल्स के बारे में ये पता है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स नहीं हैं, ये नहीं पता कि कौन से पार्टिकल है। मच इज अननोन अबाउट डार्क मैटर देन इज नोन। लेकिन हम क्लियर है इस बात पे कि डार्क मैटर ना ही प्रोटॉन, ना ही न्यूट्रॉन, ना ही इलेक्ट्रॉन से बना है। इस पर हम क्लियर है टोटल। तो कुछ ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स बनाए गए हैं जो बोला गया है कि अगर हम फ्यूचर में डिटेक्ट कर पाए किसी तरीके से, तो डार्क मैटर के पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो दे हैव गिवन सम हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिनको आज तक हमने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन हाइपोथेटिकल कुछ पार्टिकल्स है जो कहा जाता है, जैसे कि नॉर्मल मैटर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, बिल्कुल ऐसे ही डार्क मैटर भी किसी पार्टिकल से बना है, लेकिन अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। जैसे कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स है एक्सियॉन्स। एक्सियॉन्स आर सम पार्टिकल्स जिनको आज तक डिटेक्ट नहीं किया गया है, मगर उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि फ्यूचर में अगर डिटेक्ट हुए तो वो पार्टिकल एक्सियॉन जैसा होगा। या फिर हमने एक और पार्टिकल हाइपोथेसाइज किया है, दैट इज विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ऐसी हमारे पास है सिम्प्स, ऐसी हमारे पास है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। दीज आर सम ऑफ द पार्टिकल्स जिनको कंसिडर किया जाता है एज पोटेंशियल कैंडिडेट टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट डार्क मैटर। डू दे एग्जिस्ट? वी डोंट नो, अभी तक डिटेक्ट नहीं किया, दे हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड सो फार, मगर पोटेंशियल कैंडिडेट्स है ये। अब इसी विम्प्स को स्टडी करने के लिए रिसेंटली एक डिटेक्टर बनाया गया है, जहां से आपको क्वेश्चन आएगा। समझ आ रहा है? विम्प्स को स्टडी करने के लिए क्या बनाया गया? लक्स जेपलिन डिटेक्टर। इसमें इंडिया भी काम कर रहा है, और वो क्या स्टडी कर रहा है कि विम्प्स पार्टिकल होते हैं या नहीं होते। अगर विम्प्स पार्टिकल आपको मिले तो आपको क्या पता चलेगा कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। समझ आ रहा है ना? ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मैं आता हूं लेंसिंग पे। एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर, existence of dark matter was suggested as early as 1933. As early as 1933, while dark energy was not discovered until 1998. Was not discovered until 1998. The term was coined by
Fritz Zwicky. The term was coined by Fritz Zwicky to describe inverted commas unseen mass, to describe unseen mass that must be present, to explain the gravitational effects he observed, to explain the gravitational effects he observed. Astronomical observations suggest that a significant part of the universe is made up of dark matter. How much? 27%. Is made up of dark matter, which interacts with the rest of the universe, only through gravitational pull. Many large lab experiments have tried to detect elementary particles, that could be candidates for dark matter. However, such particles have not been detected so far. For example, पार्टिकल्स का लिस्ट बता रहा हूं मैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन कौन सा है. एक लिखिए विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स. एक लिखिए एक्शियंस. आप बहुत आहिस्ता लिखते हो, क्या बात है? हाथ नहीं चल रहा है, ठंड लगी है? जल्दी लिखो ना, तेज लिखो. क्या कर्सिव राइटिंग में लिख रही हो? वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स. नंबर 2 एक्शियंस. नंबर 3 sterile neutrinos. Number 4 machos, massive compact halo objects. Massive compact halo objects. Dark photons. SIMPs, SIMPs, strongly interacting massive particles. Etc. लिखा. साथ में डालो करंट अफेयर उधर ही. करंट में क्या है? LZ डिटेक्टर.
LZ detector, Lux Zeppelin detector, Lux Zeppelin detector किसके लिए बनाया गया? टू अंडरस्टैंड डार्क मैटर. कौन से पार्टिकल्स? विम्प्स. राइट डाउन. LZ detector in US is the most sensitive dark matter detector yet created. It is designed underground. To capture dark matter. It is designed underground to capture dark matter in the form of WIMPs. Collaboration of scientists and institutions from US, UK, Portugal and Korea have been established. The center of this detector is one of the purest places on earth. Free from radiation and dust. अब पार्टिकल कौन सा है वी आर नॉट श्योर, पर हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है. सबहेडिंग लिखेंगे हॉट एंड कोल्ड डार्क मैटर. हॉट एंड कोल्ड डार्क मैटर. हॉट एंड कोल्ड डार्क मैटर. नाउ सी, डार्क मैटर कहा जा रहा है दो टाइप के होंगे. इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं. पार्टिकल कौन सा होगा वो मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन से. अब हमने उनका एक क्लासिफिकेशन बनाया है. वो आपका हॉट भी हो सकता है, वो आपका कोल्ड भी हो सकता है. तो डार्क मैटर अगर हॉट है या कोल्ड है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है. हॉट डार्क मैटर जिन पार्टिकल से बना है, ध्यान से सुनिए, यहीं पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा आपका. हॉट डार्क मैटर जिन पार्टिकल्स से बना है, those are the particles that move near or at the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट पे कौन चलता है? जैसे फोटॉन्स है ना, स्पीड ऑफ लाइट पे फोटॉन्स चलते हैं. तो हॉट डार्क मैटर वो डार्क मैटर है जिसके पार्टिकल्स किस स्पीड पे चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट पे. ठीक है, जैसे कि फोटॉन चलता है. कोल्ड डार्क मैटर वो है जो स्लोली मूविंग पार्टिकल से बना है. स्लोली मूविंग पार्टिकल्स, दैट मीन्स वो तेज नहीं चलते, स्पीड ऑफ लाइट अटेन नहीं कर सकते. स्लोली मूविंग पार्टिकल्स. अब ये है इसके दो क्लासिफिकेशंस. यूनिवर्स में जब स्टडीज करी गई और लैम्डा सीडीएम मॉडल आया, लैम्डा सीडीएम मॉडल ये कहता है कि कायनात में मोस्ट ऑफ द डार्क मैटर इज नॉट हॉट, इट इज कोल्ड डार्क मैटर. मोस्टली इट इज कोल्ड. कि जितना भी हमने अभी तक डार्क मैटर देखा है, ये स्लोली मूविंग पार्टिकल से बना है. तो आज हम जो मैंने आपको लिखाया था कि यूनिवर्स में 5% ऑब्जर्वेबल मैटर है, 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है. ये 27% असल में मैं किसकी बात कर रहा था? कोल्ड डार्क मैटर की. समझ आ रहा है? तो आज इसकी ऑब्जर्वेशन हो चुकी है. मोस्ट ऑफ द डार्क मैटर इज कोल्ड डार्क मैटर. राइट डाउन. हॉट डार्क मैटर
is dark matter made of particles traveling at or near the speed of light. Traveling at or near the speed of light. While as cold dark matter refers to dark matter made of slowly moving particles. Dark matter made of slowly moving particles. Astronomers think, next point, astronomers think that most dark matter is cold dark matter. Is cold dark matter. क्लियर हुआ? देखिए अब अभी तक हमने देखा डार्क मैटर क्या है क्या नहीं है. अब ये मुझे बताना है आपको कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं. मैंने आपको क्या बोला, डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, दैट इज ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटेशन का एक इफेक्ट है जिस इफेक्ट से हम इसको डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली विच बिकम्स अ टूल टू डिटेक्ट अ डार्क मैटर. और वो टूल क्या है? दैट टूल इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग. दैट टूल इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ये टूल किसका है? टूल टू डिटेक्ट डार्क मैटर. टूल टू लिखो ना, टूल टू डिटेक्ट डार्क मैटर. टूल टू डिटेक्ट डार्क मैटर. And that tool is gravitational lensing. Gravitational lensing. सिंपल प्रोसेस है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से समझना है. आपने सब पढ़ा होगा ये, बट इसको थोड़ा ग्रेविटेशन के असर से देखना है. तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है कि ये न सिर्फ आपको ये बताएगा कि डार्क मैटर कहाँ पे है, बल्कि ये तक बता सकता है कि डार्क मैटर का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से है. सारा बताएगा आपको. इनफैक्ट बताया भी है. अब देखिए फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है. टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग वील हैव टू गो बैक टू आइंस्टाइन. अब मैं जो बताऊंगा मैं ये डिक्टेट नहीं करा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इट्स टू बेसिक, आपको खुद लिखना पड़ेगा. आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जिसको हम GTR कहते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. खुद से लिखिए, मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा. ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 पे काम हुआ. मोस्टली आपकी जो कायनात है इस वक्त अगर कोई समझा सकता है वो GTR है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मैक्रो लेवल पे, मैसिव लेवल पे यूनिवर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं. देखिए उसने बेसिकली क्या बोला. आइंस्टाइन न्यूटन के बनाए हुए सिस्टम्स पे फर्दर काम करके न्यूटन को गलत प्रूव करता है. अब मैं बताऊंगा आपको. बेसिकली अगर आप बताएंगे इन दोनों में से बड़ा साइंटिस्ट कौन था, तो मोस्टली आप क्या बोलेंगे? आइंस्टाइन. पर आइंस्टाइन किस पे काम करता है? उसने GTR दी. GTR बेसिकली इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. और ग्रेविटेशन असल किसने निकाली? न्यूटन ने. तो बेसिकली न्यूटन नहीं होता तो आइंस्टाइन नहीं होता. तो मेरी नज़र में और बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन ही था. मगर न्यूटन ने जैसे ग्रेविटेशन को समझा, आइंस्टाइन ने उसको उल्टा किया. और आज हम सारा का सारा सिस्टम किसको क्रेडिट दे रहे हैं? आइंस्टाइन को. सारा का सारा स्पेस टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन आइंस्टाइन. आपको अगर बताना है कि भाई सन ऐसा क्यों है, अर्थ ऐसा मूव क्यों कर रहा है, प्लैनेट्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आपको बताना है कि ब्लैक होल्स मर्जर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे न्यूट्रॉन स्टार के साथ मर्ज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, रिपल्स पैदा हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, लेंसिंग हो रहा है तो कैसा हो रहा है, ये सब कुछ न्यूटन नहीं समझा सकता, ये आइंस्टाइन नहीं समझाया. बिकॉज उसने ग्रेविटेशन को अंदर घुसाकर बदल दिया सिस्टम ही. सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया न्यूटन का, पर उसको बदल दिया. अब एग्जैक्टली न्यूटन का जो सिस्टम था कि दो बॉडीज के बीच में अगर ग्रेविटेशन निकालना है आपको तो G m1m2/r² वो करते थे हम. उसने वो चीज़ तो बराबर है, वो सिद्धांत तो है, बिकॉज दैट इज अ ग्रेविटेशनल लॉ. लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशन वाज चेंज्ड बाय आइंस्टाइन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ सिंपलर टर्म.
न्यूटन वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर हमारे पास दो बॉडीज ऑफ मास है, मैंने आपको अभी कहा कि जब आपके पास मास होता है वो क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशन. सो वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास, एक तरफ से सन है, दूसरी तरफ से अर्थ है, दोनों में मास है, बिल्कुल है. अब दोनों में एक अजीब सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एज एक्सप्लेन्ड बाय हुम, एज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन. कि कोई भी बॉडी ऑफ मास है वो दूसरी बॉडी ऑफ मास को अट्रैक्ट करेगी. अब डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा. तो हमें पता है कि सन अर्थ का चक्कर नहीं लगाता, अर्थ सन का चक्कर लगाता है, क्योंकि सन के पास बहुत ज्यादा मास है. तो ग्रेविटेशन ज्यादा किसकी, सन की. और हमारे कंपैरिजन में मून हमसे काफी छोटा है, तो ग्रेविटेशन ज्यादा किसकी, अर्थ की, मून की काफी कम. तो जो बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है. तो बेसिकली देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास. दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन. आइंस्टाइन कम्स विद GTR और इस पूरे सिस्टम को वो बदलकर ऐसे बोलता है कि ग्रेविटेशन बेसिकली इज नॉट अ फोर्स. वो कहता है ये फोर्स ही नहीं है. देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास, देयर इज नो फोर्स एट ऑल इंटरैक्टिंग बिटवीन देम. कोई फोर्स नहीं है. बेसिकली ग्रेविटेशन फिर है क्या, फिर हम क्यों चक्कर लगाते हैं सन का, अगर कोई फोर्स ही नहीं है, अगर सन हमें अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा तो हम क्यों जा रहे हैं उसके अराउंड और हम क्यों उसका चक्कर लगा रहे हैं. अगर हम मून को खींच ही नहीं रहे तो मून हमारा चक्कर क्यों लगा रही है. उसने कहा बेसिकली ग्रेविटेशन इज नथिंग बट द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम. ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम, ये ज्योमेट्री है. स्पेस बेसिकली इसकी ज्योमेट्री ही इस तरीके से है कि बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को अपनी तरफ लेगा. ये खींचता नहीं, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है, मगर ज्योमेट्री ही इस तरीके से है. अब ज्योमेट्री क्या है उसके लिए आपको पहले स्पेस टाइम समझना है. नाउ हम देखेंगे एक एक करके. आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या बोला, अकॉर्डिंग टू GTR हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटेशन इज नॉट अ फोर्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. आज भी इट्स नॉट लाइक उसने 1915 में बोला और हम उसको आज डिस्कार्ड कर रहे हैं, नहीं. Today also if you talk about macro level in the universe, gravitation is not a force. Gravitation is only considered a force when you talk about the quantum level. जो मैंने आपको कल लिखा था, there are 4 fundamental forces: electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force and gravitational force. वो quantum level पर है. When you talk about Einstein और GTR, वो उसको force मानता ही नहीं है. अब वो क्या बोलता है, वो सेम चीज समझाएगा मगर अलग तरीके से. क्या बोलेगा देखिए बेसिकली ये स्पेस जिसको आप बोलते हैं, ये स्पेस बेसिकली है क्या, थोड़ा समझते हैं इसको. पे अटेंशन. मैं बिल्कुल क्रूड डेफिनेशन बताऊंगा, मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता बिकॉज ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता. स्पेस की जब हम बात करते हैं इस वक्त अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में एक जगह है, बेसिकली एक स्पेस ऑक्यूपाई हुई है, इसमें अगर आपने 3 तरीकों से मूवमेंट करनी है तो आप बेसिकली 3 तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं. पहले तो आप वहां से सीधा यहां की तरफ आते हैं, जैसे मैं आया अभी, वहां से सीधा यहां की तरफ आया तो मैं लेंथ में मूवमेंट कर रहा हूं. सो दिस लेंथ बिकम्स माई 1 डायमेंशन. ये मेरा क्या है, एक डायमेंशन है. जब वहां से यहां तक मैं मूव कर रहा हूं, फिर मैं वहां से यहां की तरफ भी मूव कर सकता हूं. तो एक हो गया मेरा लेंथ का फिनोमेना, दूसरा ब्रेथ. तो एक और डायमेंशन है मेरा, दैट इज ब्रेथ. तो लेंथ भी है इस क्लास में और ब्रेथ भी है. और तीसरा डायमेंशन है कोई, दैट इज दी हाइट. दैट इज दी हाइट. तो हमारा जो फिजिकल स्पेस है, ये फिजिकल स्पेस, इट इज बेसिकली 3 डायमेंशनल. इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस. 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस. तो यूनिवर्स में आपको जो भी चीज दिखती है उसने यही 3 डायमेंशंस ऑक्यूपाई किए हैं. लुक एट दिस फोन, हाउ मेनी डायमेंशंस हैज इट ऑक्यूपाइड? 3 डायमेंशंस, है ना. लुक एट योर ओन सेल्फ. ठीक है, आपका 0 फिगर तो है नहीं किसी का. तो लुक एट योर ओन सेल्फ, आपने भी कितने लिए? 3 डायमेंशन. लुक एट द सन, लुक एट द मून, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज ऑक्यूपाइड दीज 3 फिजिकल डायमेंशंस. समझ आ रहा है? किसी ने बड़े छोटे लेवल पर, किसी ने बड़े मैक्सिव लेवल पर यही 3 डायमेंशंस है. पर साइंस हमें कहता है, आइंस्टाइन हमें कहता है कि स्पेस में बताइए जरा, ये मान के चलिए पूरी कायनात है और ये स्पेस है. आप सब लोगों ने ये 3 फिजिकल डायमेंशंस में कोई जगह ली है. इसने यहां पर ली है, उसने वहां पर ली है, उसने वहां पर ली है. लेकिन आप में से कोई भी कह सकता है कि सर मैं 3 डायमेंशंस में मूव तो कर सकता हूं, मैं वहां से यहां भी जा सकता हूं, मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं, मैं ऊपर भी चढ़ सकता हूं, नीचे भी आ सकता हूं, मैं तीनों डायमेंशंस में मूवमेंट कर पा रहा हूं. लेकिन एक और मूवमेंट हो रही है मेरी जो चौथे डायमेंशन में हो रही है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम. मैं वक्त में भी गुजर रहा हूं. अभी जब आप बैठे हैं तो एक डायमेंशन आपका चल रहा है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम. तो टाइम बिकम्स योर 4th डायमेंशन. टाइम बिकम्स योर 4th डायमेंशन.
तो बताइए ज़रा, इस क्लास में कोई ये क्लेम कर सकता है कि सर मैंने स्पेस का 3 डायमेंशन तो ऑक्यूपाई किया है मगर टाइम में मैं मूव नहीं कर रहा, मैं टाइम में मूवमेंट नहीं कर रहा? कोई कह सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने स्पेस का कोई डायमेंशन लिया है, स्पेस, फिजिकल स्पेस में आप प्रेजेंट है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप पर टाइम नहीं गुजर रहा। आपको यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहां पर फिजिकल स्पेस तो है मगर टाइम नहीं है। टाइम है, अर्थ पर अपना टाइम है, जुपिटर पर अपना टाइम है। टाइम में हल्का सारा फ्लक्चुएशन होता है डिपेंडिंग ऑन की ग्रेविटेशनल सोर्स कितना है। कभी किसी पर बड़ा तेजी से टाइम चलता है, किसी पर धीरे धीरे टाइम चलता है, पर टाइम तो चलता है। लेट सपोज हम कहते हैं कि भाई इस वक्त ये लड़की यहां पर बैठी है, रेस्ट पर है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप इसको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो ये रेस्ट पर लड़की है, ना लेंथ में चल रही है, ना ब्रेथ में चल रही है, ना हाइट पे चल रही है, रेस्ट पर बैठी है। मगर क्या टाइम पे चल रही है? बिल्कुल टाइम में चल रही है। अब ये डिपेंड करता है कि टाइम किसके लिए कितना तेज चलता है। अगर ये लड़की उठकर इस करानगर के गोल मार्केट के 10-15 चक्कर स्पीड ऑफ लाइट पर आकर फिर वापस आ जाए, ये हमसे थोड़ा यंगर वापस आएगी। बिकॉज जितना आप तेज भागते हैं उतना वक्त आपके लिए धीमे धीमे चलता है। इट स्लोज डाउन फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव एट और नियर द स्पीड ऑफ लाइट। जितना तेज आप भागेंगे उतना वक्त आपके लिए धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। मगर वक्त चलेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वक्त थम गया। इट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे आप? तो फिजिकल स्पेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद टाइम, ऑलवेज। देयर इज नो स्पेस विदाउट टाइम एंड देयर इज नो टाइम विदाउट स्पेस। समझ आ रहा है? इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा डोंट कॉल इट स्पेस, कॉल इट स्पेस टाइम, कॉल इट स्पेस टाइम। तो आज से अभी तक मैंने डिफाइन जब किया था, मैंने स्पेस डिफाइन किया था जब मैंने पहला ही क्लास लिया, आपको याद है? यूनिवर्स डिफाइन किया, फिर स्पेस डिफाइन किया। आज से आप स्पेस नहीं बोलेंगे, आज से आप क्या बोलेंगे? स्पेस टाइम, बिकॉज स्पेस बिना टाइम के कभी नहीं होता। समझ आ? तो कितने कितने डायमेंशन है टोटल? 4। स्पेस के 3 और टाइम का 1। मैं नहीं कह रहा हूं यूनिवर्स में 4 ही डायमेंशन है, मैं कह रहा हूं फिलहाल हमें 4 के बारे में पता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि 10 डायमेंशन है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। वो बड़े हायर डायमेंशन है, हम बता नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको घुसाएंगे थोड़ा अपने इस ट्रेडिशन में, जैसे हम जिन्नात या फरिश्तों की बात करते हैं, दे आर नॉट इन आवर फिजिकल 3 डायमेंशनल वर्ल्ड या 4 डायमेंशनल वर्ल्ड, वो किसी हायर डिमेंशन में है अगर हम समझने की कोशिश करें, जो हमें नजर नहीं आता। इसलिए कुरान में देयर इज अ वर्स कि जिन्नों के बारे में है कि वो लोग तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। तो रात को जब पढ़ोगे 2 बजे तो इस वर्स को याद रखना, ठीक है ना? वो लोग तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी देम बट दे आर सीइंग यू, बिकॉज दे आर इन अ हायर डिमेंशन। और हायर डिमेंशन में यू कैन सी कि भाई 4 डिमेंशनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मे बी देयर इन द 5th डिमेंशन या 6th डिमेंशन, तो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो गॉड इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ दीज डिमेंशंस, ही हैज टू बी बियॉन्ड दैट। नाउ सी, पे अटेंशन। तो स्पेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद टाइम। तो 4 डिमेंशन है। अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि बेसिकली ये 4 धागे हैं, ये 4 धागे हैं। धागे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थ्रेड्स। थ्रेड्स, 4 थ्रेड्स है जिससे हम एक कपड़ा बनाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा उठाया, ऐसे एक लड़का मुझे कल पूछ रहा था कि सर ये फ्लैटनेस ऑफ यूनिवर्स समझ नहीं आया मुझे। तो बेसिकली वो अब समझ आएगा आपको। मैंने ये धागे, ये कपड़ा बनाना है, ये कपड़ा धागे से बना है ना? बिल्कुल। तो मुझे अब स्पेस टाइम बनाना है, स्पेस टाइम बनाना। मुझे कितने धागे चाहिए? 4। मुझे स्पेस के कितने धागे चाहिए? 3 और टाइम का 1। तो हमने क्या देखा? अल्लाह ताला ने स्पेस को जब बनाया, स्पेस टाइम को जब बनाया, तो इन 4 धागों से ये ऐसा स्पेस टाइम का फैब्रिक खड़ा किया। इसको हम कहते ही है बेसिकली फिजिक्स में, इट इज स्पेस टाइम फैब्रिक। बिल्कुल कपड़े की तरह चपटा फैला हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये है आपका स्पेस टाइम फैब्रिक। जो आप रात में देखते हैं, आप आसमान में जो काला काला नजर आता है, वो सारा स्पेस, आपके मेरे बीच में जो सारा स्पेस है, वो बिल्कुल ऐसा है, स्पेस टाइम फैब्रिक। उसमें कितने धागे? 4। स्पेस के 3 और टाइम का 1। अब ये धागे को इमेजिन करो आप, ये स्पेस है। अब इमेजिन करिए आप कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक जो 4 धागों से बना है, जिसमें आप, मैं, सन, अर्थ, मून सारे, इसमें 4 एंड्स है ना? इसमें 4 एंड्स, उसमें 4 एंड्स है। तो मैंने क्या किया, वहां से एक लड़के को उठाया, उसको बोला कि तुम उसका एक एंड पकड़ो, यहां से दूसरा एंड पकड़ेगा, यहां से मैं खींचूंगा, यहां से एक और खींचेगा। तो हम इसको तेज तरीके से खींच लेंगे, तो इसको हम बड़ा फ्लैट कर लेंगे सीधा, ठीक है? जब फ्लैट हो गया आपका चपटा, उसके बाद मैंने एक बॉल लाई, बड़ी भारी सी बॉल, और मैंने ये बॉल सीधा इस कपड़े के बीच में डाली। क्या ये कपड़ा बेंड हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने एक कपड़ा बनाया था बिल्कुल चपटा, और ये बेसिकली क्या है, स्पेस टाइम फैब्रिक। इस पर मैंने क्या डाली, बॉल, तो ये क्या हो गया, थोड़ा बेंड हो गया। अब जब ये बेंड होगा, अब मैंने क्या किया, अब ये स्पेस टाइम फैब्रिक में जब बीच में बॉल डाली, अब मैंने छोटी छोटी क्रेजी बॉल्स ली और उन्होंने फेंकी स्पेस टाइम पे। वो क्या करेंगे, वो जब जाएंगी वो धीरे धीरे इसका क्या लगाएंगी, चक्कर लगाएंगी। तो छोटी छोटी बॉल्स धीरे धीरे इसका चक्कर लगाएंगी। अब ये चक्कर क्यों लगा रही है, क्या ये बॉल इनको खींच रही है, क्या ये बॉल खींच रही है, नहीं, ये छोटी बॉल इसके नजदीक क्यों जा रही है, बिकॉज इट इज द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। समझ आ रहा है, स्पेस बेंड हो गया, ये ज्योमेट्री है स्पेस की, जिसको आप ग्रेविटेशन कहते हैं। दिस इज योर ग्रेविटेशन। समझा, सो देयर इज नो अट्रैक्शन। बड़ी बॉल्स छोटी बॉल्स को खींचती नहीं है, सन हमें खींच नहीं रहा। सन ने बेसिकली किया क्या है, सन इतना भारी है कि उसने स्पेस टाइम के फैब्रिक पे क्या क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा बेंड क्रिएट किया, और अर्थ उसी बेंड के अराउंड उसका चक्कर लगा रहा है। समझ रहे आप, दिस इज हाउ स्पेस टाइम वर्क्स। स्पेस टाइम बेंड होता है, किसकी वजह से बेंड होता है, मास की वजह से, मास की वजह से बेंड होता है। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा बेंडिंग, उतनी ज्यादा बेंडिंग। क्लियर हुआ, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा बेंडिंग। अब अगर आप इसको अपने सोलर सिस्टम के हिसाब से सोचने की कोशिश करोगे, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है, इसमें आपके कॉमेट्स है, प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, सन। 99.9% ऑफ द सोलर सिस्टम इज बेसिकली द सन। मास सबसे ज्यादा सन के पास, और सन ने इतना बड़ा बैंड क्रिएट किया इसमें, आपका इतना बड़ा बैंड क्रिएट किया कि हमारा सारा का सारा सोलर सिस्टम इसी बैंड पर है। ये आपका मरकरी, ये वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपका क्यूपर बेल्ट, ये ऊट क्लाउड, ये है सारा का सारा सोलर सिस्टम इसी बैंड पर। समझ आ रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा तीसरे नंबर पर अर्थ है। क्या अर्थ का अपना मास है ना, अर्थ ने अपने मास से अपने स्पेस टाइम को क्या किया होगा, बेंड, जिसके अराउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रही है। समझ आ रहा है, मून ने भी अपनी तरीके से बेंड किया होगा, जिसके अराउंड कौन घूमता है, चंद्रयान 3, है ना। चंद्रयान 3 किसके अराउंड घूम रहा है, मून के अराउंड, क्योंकि उसने मून का अपना बैंड है, उसके अराउंड वो घूमेगा। तो दैट इज हाउ द कर्वेचर ऑफ स्पेस लाइज। तो मैं अभी बता रहा था आपको, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा बेंडिंग। आपको याद है, बैंड और मास के बीच में ये स्पेस रहता है ये बेसिकली जो बॉल है बेसिकली वो स्पेस में ही है ना। ये मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा बनाने की। जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, पानी में मैंने ये बॉल डाली, ये बॉल डाली। आपको कुछ सेकंड के लिए ऐसा दिखेगा कि जैसे ही ये इसमें गया तो पानी थोड़ा ऐसे ऐसे हो गया, कुछ सेकंड के लिए ना, कुछ सेकंड के लिए, है ना, होता ना बेंड। दैट इज हाउ स्पेस बेंड्स। एग्जैक्टली वैसे ही स्पेस बेंड होता है। तो मैंने बॉल जब पानी में डाली, वो तो पानी में है ना, पानी में होने के बाद वो उसको बेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही आप, मैं, सन, अर्थ सब स्पेस में है और फिर उसको बेंड करते हैं, बिल्कुल इस पानी की तरह। ठीक है, ये जरूरत नहीं है आपको, इसको छोड़ो अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है। नाउ सी, मैंने आपको, अगर याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था ब्लैक होल इज अ पॉइंट विद इनफिनिट डेंसिटी। याद है, इनफिनिट डेंसिटी। यूनिवर्स का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इतना ज्यादा मास ब्लैक होल का मास है, बिल्कुल। तो बताइए, सन ज्यादा बेंड क्रिएट करेगा या ब्लैक होल? ब्लैक होल, बिकॉज इसका क्या है, इनफिनिट डेंसिटी। अब ब्लैक होल, ये आपका स्पेस टाइम फैब्रिक, इसमें मैंने ब्लैक होल डाला। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम फैब्रिक में, अब ब्लैक होल का मास इनफिनिट है, तो ये कर्व भी कितना करेगा, इनफिनिट कर्वेचर। दिस इज योर ब्लैक होल। इसको हम क्या कहते हैं, इनफिनिट कर्वेचर। इसीलिए हम कहते हैं जो चीज ब्लैक होल में जाती है वो वापस वो आएगी कहां, वो गिरती ही रहेगी, वो कहां निकलेगी वापस। समझ आ रहा है? आप अगर चले गए इसमें, आप यहां से तो वापस आ सकते हो, लेकिन यहां एक बार घुस गए तो गिरते ही रहोगे आपका, बिकॉज इनफिनिट कर्वेचर हुआ है स्पेस टाइम का। कुछ लोग उसको ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि नहीं, इसने स्पेस टाइम फैब्रिक को छेद कर दिया सीधे, और जहां से एक चीज गिरती है
वो दूसरे कायनात से बाहर निकलती है, जिसको हम वाइट होल कहते हैं। वर्म होल नहीं, उसको हम वाइट होल कहते हैं। वाइट होल होता नहीं होता है, इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। दिस जस्ट कंजेक्चर, गेस वर्क है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, क्या सोए हो सब? लिखो थोड़ा, अभी लेंसिंग पे आऊंगा इसके बाद, पहले ये लिखो भाई। वो है बहुत कुछ। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स हो गया कि कोई चीज़, जब इंफॉर्मेशन हमेशा यूनिवर्स में कंजर्व रहती है, इट जस्ट चेंजेस द शेप। जैसे फॉर एग्जांपल, आप, मेरे हाथ में ये कॉपी है, मेरे हाथ में ये कॉपी है, इसमें एटॉमिक जो अरेंजमेंट है दैट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं इसको जलाऊंगा तो आप बोलेंगे सर इसकी इन्फॉर्मेशन तो खत्म होगी। हम कहते हैं नहीं खत्म हुई, बिकॉज उसने फॉर्म बदला है, वो इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व्ड है। तो कायनात में हर कोई चीज़ प्रिजर्व रहती है, प्राइमरीली इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। लेकिन ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स ये है, अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में चली गई, वो टोटल इट सीजेस टू एग्जिस्ट। दैट इज इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड, खत्म हो जाती है टोटल इंफॉर्मेशन। दैट इज इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। उसका जवाब है व्हाइट होल, कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सोल्यूशन व्हाइट होल है, कि अगर यहां से कोई चीज निकली, इफ यू हैव टू सॉल्व द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, उसको कहीं और से निकलना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट गेट्स बैलेंस्ड आउट। पर व्हाइट होल होता है नहीं होता है, वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। लिखिए थोड़ा सा। Einstein proposed in GTR that, जरा बेटा आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है इसका, उठो, ये खोलो, इसको धक्का दो बाहर, ये बंद है। धक्का दो ना इसको, क्या खोला? ओके, आप भी इंटरनेशनल हो। बस बस बस, ठीक है, हो गया, एसी बंद हो गया ना। लिखिए, आइंस्टाइन proposed that Einstein proposed in GTR that space and time were not independent entities. Were not independent entities. But had to be woven together. But had to be woven, W-O-V-E-N, had to be woven together as space-time. As space-time. He proposed that gravitational attraction was a result attraction was a result of the bending of space-time fabric, by a heavy object, Next point, the greater the mass of an object, the more extreme the warping, warp हो गया bend होना, the more extreme the warping of space. In GTR, which maintains that universe is constantly expanding, comma, gravity is not treated as a force. Gravity is not treated as a force, but a curvature, created by a massive object in the fabric of space-time.
This curvature created by a massive object also affects the light. देखो अब आगे, अब मैं आया लाइट पर। लाइट से लेंसिंग समझ आएगा। अब देखिए जरा, ये हाईवे है। मैं जो एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं ना, sometimes it might be so कि these are technically incorrect examples from a physics perspective, but it will serve the purpose for our UPSC examination. मैं आपको हाईवे की एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई कैन नॉट कंपेयर हाईवे विद द स्पेस टाइम फैब्रिक, पर फिलहाल इससे समझ आएगा, इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसी एनालॉजीज। डोंट टेक दीज एनालॉजीज एज 100% ट्रू, ठीक है, पर इससे कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होगा हमारा। ये हाईवे है। अब इस हाईवे पे मैंने गाड़ी रखी, ये गाड़ी चल रही है, चपटा हाईवे है तो सीधा चलेगी। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा हाईवे बनाया जिसमें बीच में थोड़ा सा बेंड है। ऐसा भी हाईवे होता है ना, कश्मीर में तो बहुत है ऐसे। अब गाड़ी चल रही है आपकी, मुझे बताइए, गाड़ी जब चलेगी वो सीधा निकलेगी या फिर इसी के साथ उसको भी बेंड होना पड़ेगा? उसको भी बेंड होना पड़ेगा, है ना। वो भी चलेगी, वो भी बेंड हो रही हो, बिकॉज उसको चलना तो किस पे है? चलना तो रोड पर ही है, हवा में तो चल नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट को चलना किस में? स्पेस में ही तो चलना है। तो स्पेस में अगर स्ट्रेट है तो लाइट भी क्या जाएगी? स्ट्रेट। लेकिन स्पेस में अगर कहीं पर क्या हो गया? बेंड, तो लाइट भी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लेंस एक लाइट को बेंड करता है। देखिए अब ज़रा, हमारे पास होता है ना ऐसा, जैसे बचपन में पढ़ते थे भाई, ये आपका लेंस है इधर, ठीक है, यहाँ से एक कैंडल है, बनाते थे ना बचपन में, तो यहाँ से लाइट आ रही है, वो बेंड हो रही है टू द फोकस, है ना। अब वो बेंड क्यों हो रही है? बिकॉज देयर वॉज अ लेंस इन बिटवीन, था ना, लेंस उसको बेंड करता था। लेकिन हम जो थे, हम इस बेंडिंग को, इंसान की जो आंखें हैं वो बेंडिंग को बेसिकली देख नहीं पाती। वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली सी कि लाइट बेंड हो रही है। हमारी आंखों में उतनी बसीरत नहीं है। हम बस क्या करते हैं, उसकी एक अपेरेंट इमेज बनाते हैं जो यहाँ पर बनती है। तो हमें लगता है कि कैंडल बहुत बड़ा है। तो बेसिकली इस लेंस को हम क्यों कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। ये मैग्नीफाई करके देता है आपको, बिकॉज आपकी जो छोटी चीज़ है वो आपको लगती बड़ी है। वो बड़ी होती है नहीं, वो लगती बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उसको परसीव करती है यहाँ से, बिकॉज हमारी आंखें लाइट को बेंड होते हुए परसीव नहीं कर सकती। हमारी आंखें लाइट को स्ट्रेट ही परसीव करती है। तो उसकी एक अपीरेंट वर्चुअल इमेज बनती है जो बड़ी दिखाई देती है। तो इसीलिए हमें जब लेंस लगाते हैं तो हमें लेटर्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये कैंडल इतना ही है, इतना नहीं है, लेकिन हमें दिखाई बड़ा देता है, बिकॉज हमारी आंखें स्ट्रेट लाइन ही परसीव करती है। देखिए अब इस लेंस ने इस लाइट को क्या किया था? बेंड किया था ना। बिल्कुल ऐसे ही अब लाइट आ रही है, लेकिन अब लेंस मैंने बीच में नहीं डाला, मैंने स्पेस टाइम फैब्रिक को क्या कर दिया? बेंड। अब स्पेस टाइम फैब्रिक में किस वजह से बेंड हो रहा है? मैटर, है ना, मास की वजह से। मास किस में होता है? मैटर से। तो ये बेंड हो जाएगा, है ना, लाइट आपकी बेंड हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, इमेजिन करिए ये नॉर्मल मैटर है, ये नॉर्मल, अच्छा, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो गया, जैसे कि एक नॉर्मल लेंस लाइट को बेंड करता है, बिल्कुल ऐसे ही कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, जिसको आज आप ग्रेविटेशन कहते हैं, उस कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम की वजह से भी वही इफेक्ट होता है जैसे कि लेंस में होता है। जैसे कि लेंस बेंड कर रहा है तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन भी इसको बेंड करेगा। समझ आ रहा है? इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। बराबर ये लेंस की तरह काम करता है। जैसे कि लेंस एक लाइट को बेंड करती है, वैसे ही एक ग्रेविटेशन भी लाइट को बेंड करती है। उसी को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग से डार्क मैटर कैसे मिला। अब ये नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर में क्या है भाई? कुछ स्टार्स है, कुछ गैलेक्सीज है, तो एक अंदाज़ा लगाया आपने कि कितना मैटर है। उस हिसाब से जितना मैटर होगा, मैटर के हिसाब से ही क्या होनी चाहिए? बेंडिंग होनी चाहिए, है ना। और आप निकाल सकते हैं कि लाइट अगर आ रही है तो यहाँ से बेंड होकर आ रही है। आप निकाल पाएंगे कि भाई बेंड होकर आ रही है, तो आपने इसको ऑब्जर्व किया।
लेकिन हमने क्या देखा, जब हमने नॉर्मल मैटर की ऑब्जर्वेशंस की और कैलकुलेट किया कि कितना मैटर है और कितनी बेंडिंग होनी चाहिए, हमने क्या देखा, बेंडिंग उससे बहुत ज़्यादा हो रही है, जो नॉर्मल मैटर से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। तो दैट वाज द इनिशियल बिगिनिंग ऑफ देयर हैज टू बी सम हिडन मैटर, जो ये बेंडिंग क्रिएट कर रहा है। और उसी हिडन मैटर को बाद में हमने नाम दिया डार्क मैटर। तो डार्क मैटर की वजह से आज लेंसिंग होता है। डार्क मैटर की वजह से हम बता पाते हैं कि डार्क मैटर कहाँ पर है। जैसे मैंने अभी बोला आपको, हम बता पाएंगे ये आपका स्पेस है, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बता पाऊंगा यहाँ पर डार्क मैटर है, हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा उधर, तब भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर डार्क मैटर है। कैसे? बिकॉज ऑफ लेंसिंग। बिकॉज ऑफ लेंसिंग। क्यों? पीछे से कोई स्टार है, ठीक है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, तो वो अचानक से क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रहा है। समझ आ रहा है? और वो कुछ ना कुछ क्या है? डार्क मैटर। समझ आ रहा है? डार्क मैटर की वजह से एक तो हमें मैग्निफिकेशन दिखता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक स्टार के 4 अलग इमेजेस दिखाई देते हैं हमें। देखो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ से लाइट सीधा आ रही है, तो मुझे कितनी इमेज दिख रही है स्टार की? ओनली 1। मुझे पता है कि ये स्टार यहाँ पर है, वो मुझे सीधी दिखाई दे रही है। अब मैंने क्या किया बीच में? मैंने बीच में डार्क मैटर डाला, बहुत बड़ा डार्क मैटर। अब ये लाइट को क्या करेगा? बेंड। तो लाइट यहाँ से आ रही है, अब मैं इसको सीधा रिसीव नहीं करूँगा, मैं उसको ऐसे रिसीव करूँगा, है ना। कुछ लाइट यहाँ से भी आएगी, तो मैं उसको ऐसे रिसीव करूँगा। लेकिन मैंने आपको अभी कहा कि हमारी आंखें लाइट को बेंड होते हुए परसीव नहीं कर सकती, हम उसको परसीव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टार हमें एक्चुअली में यहाँ दिखता है, एक तो यहाँ से दिख रहा है, और यही स्टार हमें दूसरा यहाँ पे दिखता है। तो होता तो स्टार यहाँ पे है, लेकिन इमेज हमारी यहाँ पर और यहाँ पर बनती है। तो कभी कभार ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से और डार्क मैटर की वजह से एक स्टार के मल्टीपल इमेजेस दिखाई देते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज कि बीच में ग्रेविटेशनल सोर्स है, जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं। समझ आ रहा है? दिस इज हाउ ग्रेविटेशनल लेंसिंग प्रूव्स डार्क मैटर, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। रेडो? Gravitational lensing is useful to cosmologists. Gravitational lensing is useful to cosmologists because it is directly sensitive, to the amount and distribution of dark matter, directly sensitive to the amount and distribution of dark matter, distribution of dark matter. Lensing can help astronomers to work out exactly how much dark matter there is in the universe. How much dark matter there is in the universe. Gravitational lensing is an effect. Gravitational lensing is an effect of Einstein's GTR. Gravitational field of a massive object. Gravitational field of a massive object extends far into space. Which causes light rays to be bent and refocused somewhere else. When light from a distant galaxy
when light from a distant galaxy passes through a region with lots of dark matter, its gravity bends the light. Distorting or magnifying the image of background galaxy. When the dark matter concentration is very high, it can create visible arcs. Underline this. It can create visible arcs or even multiple images of a single galaxy. Multiple images of a single galaxy. देखो मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको. Do you know what will happen if you read one book every week? Let me share some 3 powerful benefits. First one, you will improve your knowledge and ability to solve any of. When a large mass, like a cluster, and magnified lies along our line of. पता नहीं दिखाई देगा यदि. I'll try. देखो जरा. When a large mass, like a cluster of galaxies, lies along our line of sight, the light from a faraway galaxy behind can be magnified and distorted into a circular form predicted by the general theory of relativity, and known therefore as an Einstein ring. और देखिए बीच में यहाँ पर Astronomers working with the there's dark matter in between. पीछे से लाइट आ रही है और वो बीच में डिस्टॉर्ट होकर ये आर्क्स बना रही है. ये साइड से दिखता है. लेकिन अगर 3 चीज़ें बराबर परफेक्ट लाइन ऑफ साइट में होंगी, इसका मतलब ये स्टार इधर बिल्कुल इसके परफेक्ट लाइन ऑफ साइट में कोई बीच में डार्क मैटर होगा या कोई बड़ा सा ग्रेविटेशनल सोर्स होगा जिसने बेंड किया है. तो बेसिकली मैं इसको लेंस बोलूँगा. क्या बोलूँगा? लेंस. लेंस क्या करेगा? बेंड. ये डार्क मैटर भी हो सकता है, कोई ब्लैक होल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसने बेंड किया है. ये क्या है? सोर्स, जहाँ से क्या आ रही है? लाइट. और यहाँ पर ऑब्जर्वर जो इस लाइट को रिसीव कर रहा है. अगर ये तीनों के तीनों परफेक्ट लाइन ऑफ साइट में होंगे तो होगा क्या? यहाँ से आने वाली लाइट थोड़ी ऊपर से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी. अभी आपको इमेजिन करना है 3D में, थोड़ी यहाँ से, थोड़ी यहाँ से, थोड़ी यहाँ से, थोड़ी यहाँ से. तो हमें बेसिकली यहाँ से क्या दिखेगी? एक रिंग दिखेगी. ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पर एक रिंग दिखेगी. अगर मैं इसको ऐसे डालूंगा बीच में तो यू बेसिकली इसको इमेजिन करिए. अब ये डार्क मैटर है, पीछे से मैं लाइट डाल रहा हूँ और डार्क मैटर की वजह से ये यहाँ से हर जगह से आपको लाइट मिलेगी तो आपको एक रिंग जैसा दिखेगा. और उस रिंग को हम आइंस्टीनियन रिंग कहते हैं. आइंस्टीनियन रिंग. लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट. If the source lens and observer are all in perfect alignment, the light appears as a ring.
the light appears as a ring known as Einstein ring, known as Einstein ring or Einstein-Colson ring. Einstein-Colson ring, ये दूसरा साइंटिस्ट है. Colson ring. क्लियर हुआ? सबरिंग डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी के बारे में यू ऑलरेडी नो 68% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन, नहीं, एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. लिखिए एक दो लाइन. डार्क मैटर makes up dark energy makes up about 68% of the universe. It is a form of energy that exerts. अच्छा, मुझे बताइए, ग्रेविटेशन की वजह से चीजें नजदीक आती है या दूर जाती है? नजदीक आती है. और डार्क एनर्जी की वजह से दूर जाती है. तो हम कह सकते हैं डार्क एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ग्रेविटेशन या अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? लिखिए, एक्सर्ट्स अ नेगेटिव कॉमा repulsive pressure behaving like the opposite of gravity. It is causing the rate of expansion of our universe. It is causing the rate of expansion of our universe to accelerate over time. Dark energy was observed by Saul Perlmutter. And Brian Schmidt. Who were awarded Nobel in 2011. Nobel in 2011. करंट अफेयर लिखिए इधर ही. डार्क मैटर मैप. देखिए, अब एक टेलीस्कोप है जिसको हम कहते हैं ACT. ये टेलीस्कोप अटैकामा डेजर्ट में है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम देखना चाहते हैं द सैंक्टिटी, कि क्या आपका जो ये मॉडल है कॉस्मोलॉजी का वो सही है या नहीं. द सैंक्टिटी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, ऑल्सो नोन एज लैम्डा CDM मॉडल. बेसिक मकसद ये था कि लैम्डा CDM मॉडल कुछ प्रिडिक्शंस करता है और हमें यही देखना था क्या इसकी प्रेडिक्शन बराबर है या नहीं है. और इसकी सैंक्टिटी चेक करने के लिए ACT ने डार्क मैटर का मैप बनाया. मैं पहले लैम्डा CDM बताता हूं आपको. अभी आपने ऑलरेडी देखा कि यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल मैटर होता है और डार्क मैटर होता है और डार्क एनर्जी होता है. ये किसने बोला? ये लैम्डा CDM ने बोला. लैम्डा CDM कहता है यूनिवर्स इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ लैम्डा. लैम्डा इज नथिंग बट डार्क एनर्जी
quintessence 68%. It is composed of CD, cold dark matter. अभी पढ़ा ना, cold dark, because mostly dark matter is what? Cold. तो cold dark matter is how much? 27%. और फिर normal matter कितना? 5%. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये किसने दिया? लैम्डा सीडीएम ने. इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था डार्क मैटर का 27% का, इसको चेक करने के लिए हमने क्या बनाया? डार्क मैटर मैप. और बोला ये गया कि डार्क मैटर मैप के जितने कंक्लूजन्स निकले, उन्होंने ये कहा कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी की जो प्रिडिक्शन है वो बराबर स्पॉट ऑन प्रिडिक्शन है. हमने एक्चुअली में यही ऑब्जर्व किया जो स्टैंडर्ड मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था. समझा? तो बेसिकली इट वाज देयर फॉर ऑब्जर्विंग द सैंक्टिटी ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल व्हिच वाज प्रूवन राइट. लिखिए, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ मैप. Scientists have created a map by using the microwave detector of Atacama Cosmology Telescope. Atacama Cosmology Telescope, ACT. Astronomers were observing Atacama Cosmology Telescope. Next point. Astronomers were observing the sanctity of the standard model of cosmology. The standard model of cosmology, also known as concordance cosmological model, concordance cosmological model, or lambda CDM model. Lambda CDM model. SMC, next point. SMC, Srinagar Municipal. SMC describes the universe's composition, structure and evolution using key components like number 1, lambda. Key components like number 1, lambda, 68% dark energy. Number 2, CDM, cold dark matter, 27%. Number 3, ordinary matter, 5%. Ordinary matter, 5%. क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिए, हबल कांस्टेंट. ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब करंट में है. हबल कांस्टेंट. अब इसमें ये ठीक चल रहा है. हबल कांस्टेंट. हबल कांस्टेंट. देखिए भाई, आपको मैंने अभी तक 10 बार बोला दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. अब यूनिवर्स कितना एक्सपैंड हो रही है और किस रेट पर एक्सपैंड हो रही है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हबल कांस्टेंट. तो हबल कांस्टेंट हमें मैथमेटिकल रेट देता है यूनिवर्स के एक्सपेंशन का, कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है तो किस रेट पर एक्सपैंड हो रही है.
और उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज योर हबल कांस्टेंट. इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन एडविन हबल, जिसने 1929 में रेडशिफ्ट फिनोमेना बोला था कि पहली बार बोला था एक्सपेंशन हो रहा है. अब ये कांस्टेंट हम निकालते कैसे, दैट इज अ क्वेश्चन प्रोबेबली फॉर प्रीलिम्स. आपको पूछा जा सकता है हबल कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, यानी किस चीज से ये रेट पता चलती है हमें कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन कितना तेजी से हो रहा है. इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन नंबर 1 CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. जो CMBR हम रिसीव कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मेथडोलॉजीज टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट हबल कांस्टेंट, द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. मगर ये बेसिकली अर्ली एक्सपेंशन देता है, बिकॉज CMBR कब निकला है, बहुत पहले, 3,80,000 ईयर्स, तब से लेकर वो चल रहा है. चला 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 चला, उसको इतने साल लगे आप तक आने में. क्यों लगे इतने साल आने में, बिकॉज यूनिवर्स क्या हो रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, इसीलिए इतना टाइम लगा. तो CMBR को जब डिटेक्ट किया जाता है तो हमें पता चलता है कि एक्सपेंशन कितना है. समझ आ रहा है. दूसरा जो तरीका है कांस्टेंट को निकालने का, दैट इज कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर. कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर. कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर हो गया कि ये लेट्स सपोज आप यहां पर बैठे हैं अर्थ पर, यहां से दूर कोई स्टार है, इतना दूर स्टार है कि मतलब उसकी लाइट आप तक ट्रैवल होने में बड़ा समय लगेगा, और आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं लाइट के बेसिस पे कि कितना दूर है, लाइट को वहां आने से कितना टाइम लग रहा है. अब देखिए बेसिकली दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ ये है, मेरे पास एक टॉर्च है, मैं लाइट छोड़ रहा हूँ, मुझे पहुँचना उधर तक है, लेकिन जब मैं लाइट छोड़ता हूँ, ये लाइट तो जा रही है, लाइट तो जा रही है स्पीड ऑफ लाइट पे, जो मैंने आपको कहा विच इज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स. मगर दिक्कत ये है कि ये जब स्पेस से ट्रैवल करती है, स्पेस बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है. कितना, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. यानी मैं यहां से लाइट छोड़ रहा हूं, वो स्पीड ऑफ लाइट पे तो जा रही है, लेकिन स्पेस बीच में इतना तेजी से स्ट्रेच होता है विच इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर हम स्टार्स की भी लाइट चेक करते हैं, या कहीं दूर कोई स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, स्टार की जब उम्र खत्म हो जाती है, उसका फ्यूल खत्म होता है, वो फट जाता है, अगर बड़ा स्टार है तो वो फटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरनोवा. वहां से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट और एनर्जी बाहर आती है. उसको भी स्टडी करने से हमें पता चलता है कि डिस्टेंसेस कितनी है और कितना समय लगा और एक्सपेंशन कितना हुआ होगा. इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर. ये भी एक तरीका है क्या निकालने का, हबल कांस्टेंट. और एक तरीका है हबल कांस्टेंट निकालने का, दैट इज थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स. ये मैं बता नहीं सकता, इसके लिए अलग एक लेक्चर लगेगा. लिखो पहले. इन 1929 Edwin Hubble, in 1929, Edwin Hubble provided the first mathematical description of universe's expansion, It is referred to as Hubble constant. It is referred to as Hubble constant. It is calculated by number 1, cosmic distance ladder, which measures distances to nearby galaxies using some stars or supernova explosions. Number 2, दूसरा क्या है, CMBR, which is the afterglow of Big Bang, और number 3, gravitational waves. Gravitational wave को अंडरलाइन करो या स्टार मारो उसको, ये अलग टॉपिक है. ग्रेविटेशनल वेव्स.
अब आप लिखेंगे एक आखिरी टॉपिक, ये भी करंट में है, हबल टेंशन। हबल को हो गया टेंशन, हबल टेंशन, ये करंट में आता, अभी विजन ने कवर किया था। हबल टेंशन, टेंशन क्या है? अब टेंशन ये है कि हम साइंस एंड टेक क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं आज आपको ये नोट्स लिखा रहा हूँ, ट्रस्ट मी दे आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस कि आप क्या लिख रहे हो और ज़ाया नहीं करना। आज आपके यहाँ जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो मेरे 2017 के नोट्स से ही आज मेंस लिख रहे हैं, तो इन नोट्स को बड़ा आपको प्रोटेक्ट करना है। और कोई किताब नहीं पढ़नी है आपको, मैंने पहले ही बताया आपको। मुझे वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं सब पढ़ाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं PDFs दे दूँगा आपको। स्टिक टू व्हाट आई एम गिविंग यू। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पढ़ना और शौक है तो 9th और 10th की NCERT पढ़नी है, दैट्स इट। 5 साल के बाद UPSC का क्या शक्ल होगा, ऑप्शनल रहेगा नहीं रहेगा, GS में क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक की वेटेज कितनी रहेगी, तब देखा जाएगा। फिलहाल अगले 5 साल तक ये आपका प्राइमरी सोर्स मटेरियल है। ज़्यादा से ज़्यादा मंथली मैगजीन से ऐड करते रहना, पर नॉट अनटिल दिसंबर, ठीक है ना। दिसंबर तक मैं सारा कवर करा के जाऊँगा आपको। बस बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास और नोट अच्छे बनाओ। हबल टेंशन क्या है देखो, खुद सोचो अगला दिसंबर तक कैसे कवर करूं मैं, आप खुद सोचो ना। ये वही से मतलब वही आएगी, मुझे अगले साल क्या क्या न्यूज़ आएगी। चलो ठीक है, आप देखो आगे। हबल टेंशन क्या है? हबल टेंशन बोलता है कि जब हम हबल कांस्टेंट निकालते हैं प्राइमरीली 2 मेथड से, एक है आपका CMBR और दूसरा है कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। ये 2 मेथड से जब हम क्या निकालते हैं, यूनिवर्स का एक्सपेंशन का रेट क्या है, बताइए। आपको सेम वैल्यू निकलना चाहिए या डिफरेंट? यूनिवर्स का एक्सपेंशन कितना हो रहा है अभी इस वक्त, आपको सेम मिलना चाहिए या डिफरेंट? सेम मिलना चाहिए। चाहे आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करो या ये वाला मेथड, एक्सपेंशन जो है वही मिलेगा। लेकिन टेंशन ये है कि CMBR अलग वैल्यू देता है और CDL अलग वैल्यू देता है। दैट इज हबल टेंशन, कि जो एक्सपेंशन का रेट है, जिसके लिए हमारे 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है CMBR और CDL, ये हमें ज़्यादा एक्सपेंशन दिखाता है, ये हमें कम एक्सपेंशन दिखाता है। अब सही कौन है गलत कौन है, दैट इज हाउ पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी। दे आर क्वेश्चनिंग, दे वांट सम अ न्यू मॉडल नाउ जो यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से समझा सके। बिकॉज अभी हम ये हबल टेंशन का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, बिकॉज हमारे पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हमें 2 अलग वैल्यूज दे रहे सेम चीज का। लिखिए, हबल टेंशन arises because cosmic distance ladder and CMBR method give different answers for the calculation of the Hubble constant. Give different answers for the calculation of the Hubble constant. आज इतना ही।